डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में प्रीवियस क्लास में हमने समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं इस कथन के प्रथम भाग समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं की व्याख्या कर चुके हैं और आज की क्लास में इस कथन के दूसरे भाग समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं की विवेचना करेंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा, कथन के प्रथम भाग समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं की विवेचना में हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि ठहराव का क्षेत्र अनुबंध की तुलना में अधिक व्यापक एवं विस्तृत होता है। क्योंकि ठहराव होने के लिए किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती है। ठहराव का जन्म तो केवल मात्र प्रस्ताव एवं स्वीकृति के मिलने से ही हो जाता है, अर्थात ठहराव का निर्माण तो दो तत्वों प्रस्ताव एवं स्वीकृति के मिलते ही हो जाता है। इसको एक सूत्र के रूप में हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। ठहराव बराबर प्रस्ताव जोड़ स्वीकृति। एग्रीमेंट बराबर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कुछ ठहराव इलीगल यानी कि अवैधानिक, कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य संबंधित पक्षकारों में आपस में वैधानिक संबंध यानी कि लीगल ऑब्लिगेशंस स्थापित करना नहीं होता है। इस संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, केवल वे ही ठहराव अनुबंध बन पाते हैं जिनमें अधिनियम की धारा 10 में बताए गए कुछ एसेंशियल्स यानी कुछ अनिवार्य तत्व, कुछ विशेषताएं एवं वैधानिक औपचारिकताएं पाई जाती है। अतः कुछ ठहराव ऐसे होते हैं, इस प्रकृति के होते हैं कि वे हमेशा ठहराव ही बने रहते हैं, वे अनुबंध कभी भी नहीं बन पाते। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण ठहरावों के एग्जाम्पल्स की सहायता ले सकते हैं। जैसे सामाजिक ठहराव, सोशल एग्रीमेंट्स। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं और समाज में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। समाज में रहते हुए हम आपस में कई ऐसे ठहराव करते हैं जो केवल मात्र सामाजिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। उनको वैधानिक रूप से लागू करवाने का हमारा कोई इंटेंशन, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है और आए दिन दैनिक व्यवहार में हम ऐसे अनेकों ठहराव करते हैं जिनमें से कुछ ठहरावों का निष्पादन हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे ठहरावों को राजनियम द्वारा निष्पादित नहीं करवाया जा सकता है। अतः ऐसे ठहराव हमेशा केवल ठहराव ही बने रहते हैं। जैसे साथ साथ घूमने जाने का ठहराव, साथ साथ खेलने जाने का ठहराव, मंदिर जाने का ठहराव, विवाह या शादी में जाने का ठहराव,
किसी को भोजन पर आमंत्रित करने का ठहराव आदि अनेकों ऐसे ठहराव हैं जिनमें संबंधित पक्षकारों का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है। जैसे ए बी को अपने जन्मदिन पर शाम के भोजन यानी डिनर पर इनवाइट आमंत्रित करता है और बी इस इनविटेशन को, इस आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्टेंस दे देता है। यहाँ ए द्वारा प्रस्ताव करने, ए द्वारा ऑफर करने एवं बी के द्वारा ए के प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने अर्थात ए के प्रस्ताव की स्वीकृति देने से एक ठहराव का निर्माण हो चुका है, एक ठहराव का जन्म हो चुका है। लेकिन ए एवं बी का उद्देश्य यहाँ आपस में वैधानिक संबंध यानी कि लीगल ऑब्लिगेशंस स्थापित करने का कतई नहीं था। अतः यह केवल ठहराव ही रहेगा, क्योंकि ऐसे ठहराव में पक्षकारों के मध्य कोई वैधानिक दायित्व की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं पारिवारिक ठहराव का, फैमिली एग्रीमेंट्स या डोमेस्टिक एग्रीमेंट का। हम सब परिवार में रहते हैं और परिवार में रहने वाले सदस्यों के मध्य आपस में अनेक विषयों को लेकर, अनेक सब्जेक्ट्स को लेकर ठहराव होते ही रहते हैं। यदि किसी डोमेस्टिक एग्रीमेंट, यदि किसी पारिवारिक ठहराव का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना हो तो ऐसे ठहराव वैध होंगे और अनुबंध कहलाएंगे। लेकिन पारिवारिक ठहराव का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है तो ऐसे ठहराव सदैव केवल ठहराव ही रहेंगे, अनुबंध कभी भी नहीं बन पाएंगे। जैसे आप अपने पिताजी को कहते हो यानी प्रस्ताव करते हो कि पिताजी, मैं यदि बीकॉम पार्ट फर्स्ट की विश्वविद्यालय की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर लेता हूँ तो आप मुझे कॉलेज जाने के लिए मोटरसाइकिल दिलवा देंगे। और पिताजी ने हाँ भर ली, यानी आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आप दोनों के मध्य एक ठहराव हो गया है। आपका एग्जामिनेशन हो जाता है, परीक्षा हो जाती है, परीक्षा परिणाम भी घोषित हो जाता है और आप अपनी परीक्षा में 75% से अधिक अंक भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन पिताजी किसी कारणवश आपको मोटरसाइकिल दिलवाने में अक्षम रहते हैं, अर्थात वो आपको मोटरसाइकिल नहीं दिलवा पाते हैं। अन्य शब्दों में वो अपने वचन का निष्पादन नहीं कर पाते हैं। तो आप इसको राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवा सकते हैं, अर्थात आप इसको राजनियम द्वारा निष्पादित नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के मध्य, आप और आपके पिताजी के मध्य वैधानिक संबंध, लीगल ऑब्लिगेशंस स्थापित करने का उद्देश्य नहीं था। इस संबंध में श्रीमती बाल्फोर एवं श्री बाल्फोर का एक केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री बाल्फोर श्रीलंका में सर्विस करते थे और वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। श्री बाल्फोर और श्रीमती बाल्फोर, जब श्री बाल्फोर की छुट्टियां आई, अवकाश के दिन आए, तो वो इंग्लैंड चले गए। जब वे वापस श्रीलंका आने लगे तो उनकी पत्नी अर्थात श्रीमती बाल्फोर का स्वास्थ्य खराब हो गया और वे
उसे इंग्लैंड में ही छोड़कर श्रीलंका वापस आ गए, क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। श्रीलंका वापस आने से पूर्व श्री बाल्फोर ने अपनी पत्नी को यह वचन दिया था कि वे 30 पौंड की राशि प्रति माह उसके खर्चे के लिए उसे भेजते रहेंगे। तो दोनों में एक ठहराव हो गया है, लेकिन कुछ समय पश्चात दोनों हस्बैंड वाइफ में किसी बात को लेकर कोई मतभेद उत्पन्न हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, और मिस्टर बाल्फोर ने अपनी पत्नी को 30 पौंड की राशि भेजना बंद कर दिया। तो श्रीमती बाल्फोर ने 30 पौंड की राशि प्राप्त करने के लिए श्री बाल्फोर के अगेंस्ट में, श्री बाल्फोर के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया, न्यायालय में केस किया, और न्यायालय के न्यायाधीश लॉर्ड एटकिन ने निर्णय देते हुए इस मामले को रद्द कर दिया और यह कहा कि पक्षकारों में अनेक ऐसे ठहराव होते हैं जो विधान की दृष्टि में अनुबंध का परिणाम नहीं रखते हैं, और इसका कारण देते हुए लॉर्ड एटकिन अर्थात न्यायाधीश ने कहा कि इस ठहराव को करने का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है, अतः ये ठहराव केवल ठहराव ही है और इस ठहराव को राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। बाकी एग्जाम्पल्स को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में इस कोटेशन को हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।